श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर हमको जो जो पढ़ना है हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे इसकी परिभाषा, श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का है, जो दो प्रकार है उनके बीच में क्या अंतर है, और श्वसन की क्रिया और श्वसन संबंधी रोग और इससे संबंधित निष्कर्ष। ठीक है, तो श्वसन की परिभाषा क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में या ऊष्मी रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है ना, और जैविक ऊर्जा का मात्रक है किलो कैलोरी, किलो में मापते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये तो श्वसन होगा। श्वसन के अंतर्गत एक सावधानी बरतनी है, रिएक्शन। रिएक्शन लिखोगे बहुत अच्छे नंबर देगा, नहीं लिखोगे तो कम अच्छे देगा, लेकिन लिखी और गलत लिखी तो ये अपराध होगा, फिर वो करने ही देंगे। श्वसन की रिएक्शन C6H12O6 + 6O2, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 6 जोड़ने हैं। ठीक है, फिर ये क्रिया होगी और उसके बाद 6 अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु बनेंगे जल के, और साथ ही साथ बनेंगे आपकी ऊर्जा। और ऊर्जा जो बन रही है उसको एरो ऐसे करके दिखाया जाता है और ब्रैकेट में लिख देना 673 किलो कैलोरी, ये एनर्जी बन रही है। ठीक, और ये रिएक्शन लिखना जरूरी है, ये बात अपने दिमाग में रखना। नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत मत लिखना। ठीक, और श्वसन के प्रकार जो हमने पढ़े थे, श्वसन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक है अनॉक्सी और दूसरा है ऑक्सी। ऑक्सी श्वसन को एक शब्द और नाम दिया जाता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अनॉक्सी श्वसन को क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, ये हिंदी में नाम है। इस श्वसन के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस श्वसन के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो श्वसन है उसमें ग्लूकोज स्वयं विघटित होता है और विघटित होने के बाद आपके शरीर में एथिल एल्कोहल बनाता है C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल बना लेता है और साथ ही साथ एथिल एल्कोहल इससे बाद में ऊर्जा बन जाती है। इस प्रकार से आपके शरीर में जीवों के शरीर में ये जो क्रिया है वो अनॉक्सी श्वसन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑक्सी श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 2। नाम क्या है आपका? DS। मैं बोल गया DS का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, फुल फॉर्म भी आते ना DS। क्या बताया था? रिया श्रीवास्तव। तो रिया हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, नहीं सॉरी श्वसन तंत्र, मेरे मुंह से निकल गई। अब मैं आगे की लाइन नहीं बोलूंगा, मारो मुझे मारो। गलती हो गई, गलती इंसान से इंसान, गलतियों का पुतला है कि नहीं? और मैं अच्छा वाला पुतला हूं। हालांकि मैं आज नहा के नहीं आया हूं तो मैं गंदा पुतला दिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। कल मैं नहा के आया था, पूछो क्यों? क्योंकि कल व्रत था। अब मैं नहाऊंगा अगले वीक। जल ही जीवन है, रिया याद रखना। रोज नहाना अच्छी बात नहीं होती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और मैं उन्हीं कुछ लोगों में हूं। तो श्वसन पढ़ रहे हैं, अब हम लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। श्वसन वाला टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और ये वाला लेक्चर हम कल पढ़ चुके थे, तो आज सेकंड डे है, तो रिवाइज करके हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कल छोड़ दिए थे। ठीक है, तो तुम साथ ही साथ बने रहना, तुमको समझ में आएगा।
शोषण के अंतर्गत हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने शोषण की परिभाषा पढ़ी, एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या। आमतौर पे हमारे दिमाग में ये धारणा होती, कल तो मैंने डांट के भी बोला था कि नहीं लिखना मतलब नहीं लिखना, क्या सांस लेना और छोड़ना शोषण कहलाता, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये उन लोग को लिखने दो ना जो अपने से नहीं पढ़ रहे, फिर वो गलत करेंगे, फिर उनके नंबर कटेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि यार नितिन सर से पढ़ना चाहिए, तो फिर वो यहाँ आएंगे तुम्हारे साथ बैठेंगे और फिर तुम उनको बोलोगे सरक उधर, बोलोगे नहीं बोलोगे? फिर ऐसा बोलने के लिए आपको उनको यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, यही शोषण है। और इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने शब्दों की आवश्यकता लगेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, शोषण क्या है? सुनते जाओ, ये सब रट रखे, जिसमें ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगी? ऊर्जा। कोशिका का ऊर्जा स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ऊर्जा किस रूप में बन रही है? चूंकि इसका मात्रक कैलोरी है तो किस रूप में? ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अपन इस तरह से इसकी परिभाषा लिखेंगे। फिर प्रकार पे आएंगे तो प्रकार अपन ने बताया ऑक्सी अनऑक्सी। अनऑक्सी शोषण को हिंदी में अवायवीय एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और ऑक्सी को वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यहाँ पे नहीं होती। नहीं होती तो वो शोषण कैसे होगा कि ग्लूकोज स्वयं विघटित होगा एथिल अल्कोहल में और उसके बाद ऊर्जा बना लेगा। ये जो क्रिया होगी जिन जीवों में, उस क्रिया का नाम होता है किण्वन। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का साधारण अर्थ होता है सड़ने वाली प्रक्रिया। तो ये चीजें सड़ने लगती है, सड़ने से क्या होता है? फिर ऊर्जा बन जाती है। फिर जो ऑक्सी शोषण है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। और मानव शोषण अपने को पढ़ना है तो मानव इस प्रकार के शोषण की क्रिया को करता है। मानव जो है वो इस प्रकार की शोषण की क्रिया का उदाहरण है। मानव अप्रत्यक्ष ऑक्सी शोषण करता है, मानव प्रत्यक्ष नहीं करता। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अपन ने ऑक्सीजन ली और वहीं पे क्रिया होने लगी। जैसे एक कोशिका है, कोशिका का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, एक कोश की जो जीव होंगे उनका ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन, या अपन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे। इसके यहीं पे जो क्रिया हो जाए वो हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष, जबकि मानव में ऐसी होती नहीं, मानव में अप्रत्यक्ष होती है। और अप्रत्यक्ष शोषण की जो क्रिया है वो मानव में होती है। तो फिर उसके बाद भी इसमें दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो। पहला चरण क्या है? बाह्य शोषण। और दूसरा चरण क्या है? आंतरिक शोषण या अंतः शोषण। अब ऐसा शोषण जो अंदर हो रहा है, तो अंदर कहां हो रहा है? जगह पता करो, कोशिका में हो रहा है, इसलिए इसको अपन कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कोशिकीय शोषण से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो आपको ये अंतः शोषण ही समझाना है। ठीक है, अब बाह्य शोषण कब होता है, कैसे होता है, कहां होता है, इनको देखते हैं। इतना समझ में है? अब बाह्य शोषण की चर्चा होगी, यानी कि मानव में जो शोषण है सबसे पहले शोषण का बाह्य शोषण वाला भाग पूर्ण होता है और बाह्य शोषण वाला भाग पूर्ण होने के बाद अंतः शोषण वाला भाग स्टार्ट हो जाता है। अब बाह्य वाला शोषण क्यों पूर्ण हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है आपको ग्लूकोज के साथ जो क्रिया करवाने की ऑक्सीजन चाहिए, इसका उद्देश्य वही है, ऑक्सीजन को प्राप्त करना। ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, बाह्य शोषण खत्म हो जाता है और फिर ऑक्सीजन के बाद क्रिया करने लगती है कोशिका और वो फिर शोषण खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बाह्य शोषण जो है वो भी 3 चरण में पूर्ण होगा। सबसे पहले होगा श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस को ग्रहण करना और सांस को छोड़ना, ये जो क्रिया है वो ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास कहलाती है। सांस ली और सांस छोड़ दी, लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। अब इसमें एक चीज और थोड़ा तरीके से याद रखना, सबसे पहले आप सांस लेंगे तो इसमें होगा निहित शोषण। इसके थ्रू आपने क्या कर ली, सांस ले ली, पहुंच गई आपके फेफड़ों में सांस। ठीक है, अब आप सांस छोड़ेंगे, तो जब आप सांस छोड़ेंगे उसके पहले एक चीज होगी, वो है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का
आदान प्रदान, गैसें एक्सचेंज होंगी। दूसरे नंबर पे ये मैं हिंट के तौर पे लिख रहा हूं, है ना। दूसरे नंबर पे गैसों का आदान प्रदान होगा फेफड़ों में ही। जब आदान प्रदान हो जाएगा तो उसके बाद गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, यानी वायु को अपन जब सांस छोड़ेंगे तो उसको कहेंगे उच्छ्वास। लेकिन जब आप लिख के आओगे ना तो क्रम यही लिखोगे। अरे क्या हो गया, सांस ली, निःश्वासन, सांस छोड़ी, उच्छ्वास, ये दोनों क्रियाएं हैं। सांस लेने के बाद आपने उस पूरे वायुमंडल में से, जैसे कि आपका एक फेफड़ा है, क्या है ये फेफड़ा, कैसा दिख रहा है? और हिसाब लगाओ, और कैसा दिख रहा है? टोपी जैसा, बर्थडे की टोपी। और हिसाब लगाओ कैसे दिख रहा है? तुमको कैसा दिख रहा है? शुक्ला, तुम बताओ। है जोकर की टोपी, जोकर की टोपी दिखाई दे रहा है। मानव का फेफड़ा शंकु के आकार का होता है, जिसको अपन कहते हैं जोकर की टोपी। वेरी गुड, जोकर की टोपी। मानव का जो फेफड़ा है उसकी संरचना जोकर के टोपी के समान होती है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कॉनिकल शेप, यानी कि हिंदी में कहते हैं शंकु के आकार का। तो ये आपका फेफड़ा है, मैंने एक साइड का बनाया है। अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो उसमें और भी बातें पता चलेंगी। तो इस फेफड़े का काम है वायु को ग्रहण करना, वायु को छोड़ना, ठीक है। तो जब ये वायु ग्रहण कर लेता है तो इस वायु के ग्रहण करने के बाद इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी तमाम गैसें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इन तमाम गैसों के मौजूद होने के बाद क्या होता है, आपके शरीर के अंदर पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो ये कैपिलरीज यहाँ पे फेफड़ों के अंदर मौजूद होती है, होंगी सही। और ये कैपिलरीज है तो इनके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ब्लड कैपिलरीज है तो ब्लड तो होगा ही ना, कि नहीं होगा? इसमें ब्लड होगा, और ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। यही आयरन क्या करता है, आपके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो गैसों के आदान प्रदान, यानी कि फेफड़ों में से ऑक्सीजन को ब्लड में अंदर खींच लिया, ठीक है। और ब्लड के अंदर आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है आपका फेफड़ा। कैसे खींचता है अपन वो क्रिया बताएंगे, ठीक है। तो जब फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से खींच लेगा और ब्लड फेफड़ों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेगी, तो ये हो गया गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों के अंदर जो वायु है उस वायु में से केवल ऑक्सीजन का अपन यूज करते हैं, और उसके बाद अपन वायु को जब छोड़ते हैं, तो जब छोड़ते हैं सांस तो बाहर निकल जाती, जब ग्रहण करते हैं तो सांस अंदर आ जाती। तो सांस के अंदर आने के बाद, गैसों के आदान प्रदान के बाद जब सांस छोड़ दी जाती है तो ऑक्सीजन आपकी कहां चली गई, ब्लड में, और ब्लड में पहुंची ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन। क्या होता है, परिवहन, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन यानी कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो गैस है उसका परिवहन होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे केवल ऑक्सीजन गैस का परिवहन नहीं होता, एक गैस और है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी परिवहन होगा, लेकिन अपन उसको भी थोड़ी देर से समझेंगे। अभी अपन यहाँ पे ये समझना है कि शोषण मानव के शरीर में जो है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष जब शोषण होता है तो अप्रत्यक्ष शोषण 3 चरण में पूर्ण होता है। पहले चरण में होता है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर आपने सांस ग्रहण करी, फिर उसके बाद गैसों का आदान प्रदान हुआ, फिर आपने सांस छोड़ दी, यानी दोनों क्रिया अल्टरनेट एक एक करके क्रम में हो गई। तो जब आपने सांस ली और छोड़ी, बीच में गैसों का आदान प्रदान हो गया, और उसके बाद जो गैस आपने ग्रहण कर ली है, ऑक्सीजन आपने ले रखी, उसका हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं में ऑलरेडी आपका ग्लूकोज पहुंच चुका है। पाचन की क्रिया के दौरान अपन ने पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी, ग्लूकोज तो अपन ने पहले ही पहुंचा दिया। तो ग्लूकोज में पहले से मौजूद है, ऑक्सीजन अपन ने श्वसन की क्रिया के माध्यम से पहुंचा दिया, और दोनों क्रिया कर लेंगे, ऊर्जा बन जाएगी। ऊर्जा बनने के लिए अब अपने को
एक चीज की आवश्यकता है, वो है मानव फेफड़ा। इस लंग्स को एक बार अभी समझ लेते हैं। कल अपन ने लंग्स नहीं समझा था ना, आज अपन अपने फेफड़े के बारे में देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र, अभी तो ये श्वसन था अंग, अब ये श्वसन तंत्र क्या होता है ये बताओ। अभी तो अपन ने श्वसन पढ़ा ना, श्वसन क्या है? जैविक क्रिया जो ऊर्जा का निर्माण कर रही। तंत्र क्या है? सिस्टम का क्या मतलब है? तंत्र का मतलब है इस पूरी क्रिया में जो जो अंग भाग ले रहे हैं उनका अध्ययन। ठीक है, तो मानव श्वसन के अंतर्गत जो अंग भाग लेते हैं वो होते हैं आपके ये नासिका यानी कि नाक। बच्चों को अपन सिखाते ना, बताओ नोजी किधर है? नोजी, तो फिर वो बताता है नोजी इधर है। किधर है नोजी? बताओ। तो फिर बच्चे के कान के नीचे पड़ता है, इधर है नोजी, इधर है नोजी। तो लोग रास्ता भटक गया है, फिर उसको हाँ ये नोजी। तो ये नोजी यानी कि नाक, नाक यानी कि नासिका। नासिका मतलब ये बाहर वाली संरचना, ये आपको जो दिखाई दे रही है, बाहर से जो दिखाई दे रही है। कौन से रंग का बनाऊं? लाल रंग का नाक बनाता हूं। गुस्से में लाल नाक हो जाती है, कहते ना गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। यहां पर लिख देते हैं गुस्सा। इस आदमी के नाक पे गुस्सा रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो नाक बाहर वाली संरचना, इसके अंदर ये जो नाक के छिद्र है इनको बोलते हैं नोस्ट्रल, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं नासा छिद्र। इन छिद्र की विशेषता है कि वायु को ग्रहण करने के लिए बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति आपको मुंह से सांस लेने के लिए मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि ये जो नाक है ना, नाक अंदर की ओर एक कैविटी में खुलती, जिसका अर्थ होता है नासा गुहा, नेसल कैविटी। ठीक है, और नेसल कैविटी नीचे की ओर एक लंबे पैसेज में खुलता है जिसका नाम है नासा मार्ग। यानी नाक के 3 हिस्से हो गए। जो आपको बाहर से नाक दिखाई दे रही है, इसके 3 हिस्से हैं। एक तो नासा छिद्र है, और दूसरा है नेसल कैविटी, ठीक है, और तीसरा है आपका नासा मार्ग। ठीक है, यह आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो ये है आपका बाहर वाला हिस्सा, ये नोस्ट्रल है, नासा छिद्र। वायु अंदर की ओर गई इसमें से। ठीक है, जब वायु अंदर की ओर जाएगी यहां से, तो जिस हिस्से में खुलेगी ये है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी नीचे की ओर एक मार्ग में खुलती है जो है नासा मार्ग, नेसल पैसेज। और नेसल पैसेज नीचे की ओर एक और संरचना खुलती है जो है फेरिंग्स। ये अपन थोड़ी देर से देखेंगे। अब जो नाक वाला हिस्सा है, इस नाक वाले हिस्से के अंदर आपके पाए जाते हैं बाल, और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? चिकचिना पदार्थ होता है, जिसे अपन साधारण बोलेंगे नाक साफ करके आओ। तो जो नाक साफ करने के बाद जो जमीन में गिरता है वही म्यूकस है। उसका काम है, उसका काम क्या है कि अगर आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय उसमें धूल, मिट्टी और सूक्ष्म जो कण होते हैं, जीवाणु आदि, उनको वो रोक देता है। केवल अंदर वायु, फेफड़ों के अंदर केवल वायु जाती है। ठीक है, तो आपने कोरोना के दौरान देखा होगा, कोरोना का वायरस चला जाता है, ये म्यूकस उसको क्यों नहीं चिपका पाता? क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है। अपन मास्क भी लगाते थे ना, तो अपने को बोला जाता है कपड़े वाला मास्क मत लगाओ, क्योंकि उसका आकार बहुत माइक्रोन में बहुत छोटा होता है, वो कपड़े को भी पार कर जाता है ना। तो सोचो इसमें म्यूकस को, इन सबको पार करके तो पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? धूल, मिट्टी और जो जीवाणु आदि, उनको रोकने का काम करता है म्यूकस और बाल। फिर उसके बाद वायु जो है वो शुद्ध रूप से वायु अंदर की ओर प्रवेश करेगी। जब वायु अंदर प्रवेश करेगी तो नासा मार्ग से होते हुए यहां पहुंचेगी। इसको अपन कहते हैं बक्कल कैविटी। ये अपन ने पढ़ा था ना। यहाँ पे आपके दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है। फिर अपन क्या कर रहे हैं? उनको, भोजन को चबा रहे हैं और फिर पीछे की ओर धकेल देते हैं। तो ये है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। और फेरिंग्स को आप क्या कहते हैं? एक अलग शब्द है इसके लिए, वो है संयुक्त मार्ग। संयुक्त मार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर से आने वाली वायु और मुंह से जाने वाले भोजन का, दोनों का संयुक्त मार्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई जाती है इसके नीचे 2 प्रकार की नलियां। यहाँ पे क्या पाई जाती है? इसके 2 प्रकार की नली पाई जाती है।
कौन कौन सी नली पाई जाती है? एक पाई जा रही, जैसे ये है आपका बक्कल कैविटी वाला हिस्सा, यहाँ से भोजन आया तो इस नली में नीचे भोजन जाएगा। और ये है आपकी सांस, तो यहाँ से सांस आ रही है, तो सांस आने के बाद उधर वाले हिस्से से क्या जाएगी? आपकी सांस जाएगी। ये वाला हिस्सा यहाँ से आपकी सांस जा रही है, ये तो ये कनेक्टिव पाथ जो है उसको अपन कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम होता है सांस वाली नली में सांस को भेजना, भोजन वाली नली में भोजन को पहुंचाना, ठीक है। और उस दिन अपन ने देखा था खाना खाते समय अगर अपन बात करेंगे तो ठसा लग जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भोजन वाली नली में ना जाते हुए भोजन सांस वाली नली में फंस जाता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या है कि बंद हो जाता है जब अपन भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, तो भोजन के ग्रहण होने से ये टकरा के सीधा अंदर ही चला जाएगा भोजन, नीचे स्टमक कहीं से वहां पाचन की क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करेंगे तो इपीग्लोटिस खुला रहेगा, जैसे यहाँ पे जो बना ना ये सफेद रंग का, वो इपीग्लोटिस है। अगर वो खुला रहेगा तो वायु बाहर निकलेगी और उसी समय अपन भोजन ग्रहण करेंगे तो फिर वो भोजन नीचे जाएगा तो सांस की नली में फंस जाएगा। इस ट्रैकिया के मूल हिस्से पर पाया जाता है एक, ट्रैकिया के मूल हिस्से में पाया जाता है लैरिंक्स यानी कि स्वर यंत्र, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से अपन बोल पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिया नीचे की ओर एक लंबी नली में खुलता है जिसके दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, ऐसे पूरे गोल नहीं होते, आधे होते हैं ऐसे। इसके बीच में ये नली है और ये बाहर से आपको ऐसे दिखाई देगा, यूं एक छल्ला, दो छल्ला, तीन छल्ला, ऐसे लगभग 8-10 होते हैं। और ये आगे से इस तरीके से ये जो नली है श्वास नली वाली, इसको ऐसे जकड़ के रखते हैं। तो ये आपका गला, इसको दबाओगे ना तो ये छल्ले दबेंगे, अंदर की सांस नहीं दबेगी। अगर सोचो ये छल्ले नहीं होती तो अपन इस तरीके से स्किन को पकड़ लिए और इसी के अंदर क्या श्वास नली होगी, तो अपन जोर से दबा देंगे, ऐसा नॉर्मली दबा देंगे तो सांस आना जाना रुक जाएगी। जब सांस आना जाना रुक जाएगी तो नॉर्मली व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छल्ले बनाए, और ये छल्ले आसानी से टूटते नहीं, ये अस्थि के नहीं बल्कि उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने हैं? उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कहते हैं कार्डिलीजियस, उपास्थि के बने हुए, तो जो आपके अंदर की नली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर यहां से होते हुए वायु अंदर की ओर घुस जाती है और अंदर आपके फेफड़े हैं। फेफड़ों के सबसे नीचे एक बेस बनाते हुए एक मसल पाई जाती है जिसका नाम होता है डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल का काम होता है ऊपर और नीचे होना। जैसे ये ऊपर होती है फेफड़ा सिकुड़ जाता है, जैसे फेफड़ा सिकुड़ जाता है तो फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। जैसे डायफ्राम फैल जाती है तो फेफड़ा भी फैल जाता है, जैसे फेफड़ा फैलता है तो वायु से प्रेशर बनाते हुए, बाहर से वायु प्रेशर बनाते हुए अंदर की ओर आ जाती है, तो फेफड़ा भी फैल जाता है। तो जब फेफड़ा फैलता है तो अंदर का वायु दाब बढ़ जाता है, जब फेफड़ा सिकुड़ता है तो बाहर वायु छोड़ दी जाती है। तो ये क्रिया होती रहती है। और इन फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अपनी पसलियां पाई जाती हैं, हड्डियों की बनी होती है, रिब्स बोलते हैं। तो इसका काम फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करना। 2 फेफड़े हैं। फेफड़ों की अगर परिभाषा दी जाएगी फेफड़ा है क्या, तो मानव शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बताओ, फेफड़े की परिभाषा क्या, परिचय क्या है? जैसे फेफड़ा तुमसे पूछ रहा है कि मेरे बारे में बताओ मैं कौन हूं, तो तुम क्या बोलोगे फेफड़े के बारे में कि फेफड़ा एक्चुअल में ये है, श्वसन तंत्र का मुख्य भाग। न होगा तो फिर नहीं होगी श्वसन। जैसे अपन ने वर्गीकरण में पढ़ा था कि मछलियां गिल्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया करती हैं, स्तनधारी फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। तो श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग है ना, और पहले यही हो रही है, इसके माध्यम से वायु आदान प्रदान हो रही, नहीं पहुंचेगी ऑक्सीजन तो कैसे क्रिया कर लोगे, है ना। तो अपन सबसे पहले इसके परिचय में क्या लिखेंगे? अगर फेफड़ा अलग से 3 नंबर में पूछ लिया गया, फेफड़ा या फेफड़े 2 नंबर में, सॉरी, तो ऐसी स्थिति में हमें अंग के परिचय को तो पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे? मानव, या मानव की जगह स्तनधारी लिख दो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मानव स्तनधारी है। स्तनधारी का मुख्य श्वसन अंग, स्तनधारी का मुख्य श्वसन अंग, कॉमा, सेंटेंस पूरा मत बनाना,
ये मानव के शरीर का मुख्य श्वसन अंग होता है। ऐसे तो अपनी समय खत्म हो जाएगा और नंबर नहीं देगा। मुख्य श्वसन अंग कॉमा, संरचना क्या बताई थी इसकी? जोकर की टोपी याद रखना, लेकिन जोकर की टोपी लिंक मत देना, नहीं तो जोकर बन जाएंगे अपन। शंकु, संरचना शंकुआकार, शंकुआकार। अपन दो शब्द में लिख सकते हैं, शंकु के आकार की। तो ऐसा करके सेंटेंस क्यों बनाना, शंकुआकार। फिर उसके बाद संख्या कितनी है, दबा के देख लो, किसी के एक तो नहीं है, संख्या दो, दो है ना सबके में। कोई एक फेफड़े वाला हो क्या, कितने, दो पक्का, कैसे पता चला? अब सबके हैं तो मेरे भी होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल ऊपर वाले ने एक ही, ऊपर वाला इंसान में दिमाग कम ज्यादा भेज सकता, फेफड़े तो बराबर ही भेजेगा। नहीं, लोग बोलते ना यार तेरे को ऊपर वाले ने दिमाग नहीं दिया क्या, हो सकता नहीं दिया, लेकिन फेफड़े दो ही दिए, फेफड़े बराबर मात्रा में दिए, किसी को कम ना ज्यादा। तो अब परिभाषा बनती जा रही है, स्तनधारी का मुख्य श्वसन अंग, संरचना शंकुआकार। और ये सब नहीं है, ऐसा नहीं कि खरगोश के फेफड़े अलग आकार के होंगे, है ना। और संख्या दो, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है कार्य, वायु को ग्रहण करना, कौमा आदान, गैसों का आदान प्रदान करना। दो ही तो काम कर रहा है, वायु को ग्रहण करना और गैसों का आदान प्रदान करना। हो गया काम। अब इतने में 2 नंबर वो दे देगा, इतने में वो 2 नंबर दे देगा। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग है, शंकु के आकार का होता है, गैसों के आदान प्रदान और वायु को ग्रहण करने की क्रिया करता है। या अपन सीधा सीधा लिखते हैं, श्वासोच्छ्वास एवं गैसों के आदान प्रदान की क्रिया का मुख्य भाग। ऐसे भी अपन काम चला सकते। फिर तो सेंटेंस है, जैसा भी बना दो। तो ये फेफड़े, फेफड़ों के अंदर आपको कुछ ऐसा अलग से डिजाइन भी दिखाई दे रही है। ये जो डिजाइन है ना, वो अंगूर के गुच्छे जैसी छोटी छोटी संरचना होती है हर एक के अंदर। मैं अगर अपनी बनाऊं, अगर ये मिटा दूं, जैसे ये फेफड़ा है, ये जो फेफड़े के अंदर ऊपर ये बना है ना, ये इसको अपन कहते हैं लैरिंग्स, स्वरयंत्र। और ये बना है आपका ट्रैकिया, ठीक है। और ये है आपका फेफड़ा। इसके नीचे पाई जाती है आपकी डायफ्राम मसल। अच्छा, अपन ने अभी जो फेफड़ा समझा था, इस फेफड़े की स्थिति अगर पूछी जाए, फेफड़ा कहां स्थित होता है, तो ये होता है ना। अब इस जगह का नाम क्या है, बक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। उस दिन बताया था मैंने। जैसे ये आदमी है ना, इस आदमी के नीचे ये जो डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको बक्ष गुहा कहते हैं। बक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी। और उसके नीचे जो होता है उसको कहते हैं एब्डोमेन कैविटी यानी कि उदर गुहा। तो उदर गुहा के अंदर आपका लीवर है, छोटी आंत बड़ी आंत है, और आपका क्या कहते हैं पेनक्रियाज है, बक्ष, थोरेसिक कैविटी। अब सही है, बक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो फेफड़े थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होते हैं, एक जोड़ी। अपन 2 संख्या भी ना लिखें, अपन ये लिख सकते हैं स्थिति बक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं जो शंकुआकार होते हैं। इनका मुख्य कार्य गैसों के आदान प्रदान का होता है। इस तरीके से अपन सेंटेंस बना सकते हैं। अब जब फेफड़ों के अंदर ये जो ट्रैकिया से आने वाली नली जो खुल रही है, वो आगे चल के छोटी छोटी ऐसे शाखाओं में बढ़ जाती है। इनको ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकाई है। तो ऐसे करके आपके शरीर के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दूसरे में भी ऐसे होगा। और इनके शीर्ष पर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे दाने पाए जाते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे जो है वो इससे बना देते हैं यहाँ पे।
सबके सिरे में, जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता, इसमें हर एक में इस तरह से अंगूर के गुच्छे पाए जाते हैं। इन अंगूर के गुच्छे का जो नाम है उसको एल्वियोलाई कहते हैं। अभी मैं इनका नाम लिखता हूं, ठीक, ऐसे सब में बनेंगे। तो इसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई क्या काम करती है? कोरोना के दौरान यही एल्वियोलाई इफेक्टिव हो रही थी, ठीक है। कोरोना के दौरान क्या हो रहा था कि जैसे कि कोरोना वायरस जो है ना, ये एल्वियोलाई है, मतलब ये इस तरीके से है एल्वियोलाई गोल। कोरोना का वायरस क्या कर रहा था? इस एल्वियोलाई के ऊपर एक लेयर जमा रहा था, जैसे इसके ऊपर अपन लेयर इसकी जमा देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर जमा रहा था कोरोना वायरस। अब एल्वियोलाई जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर पा रही थी। क्या काम करती है एल्वियोलाई? एल्वियोलाई काम करती है आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एल्वियोलाई क्या काम करती? खींचती है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो गैसों के आदान प्रदान यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो CO2 घुला हुआ, इस CO2 को आपके ब्लड से खींचने का काम एल्वियोलाई करती है। तो आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। आपके रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एल्वियोलाई खींच लेती है। जैसे ये वायु आती है ना, फेफड़ा फैल जाता है। जैसे ही फेफड़ा फैलता है, वैसे ही फैले हुए फेफड़े में से आपके अंदर जो ब्लड में CO2, उसको पूरी CO2 को ये फेफड़ा खींच लेता है। फेफड़ा इस एल्वियोलाई के माध्यम से खींचता है। और ब्लड के अंदर यानी कि उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है, ये आयरन क्या काम करता है? इसके फेफड़ों के अंदर जो भी आपका ऑक्सीजन है, जहां जहां ऑक्सीजन होगा उस पूरे ऑक्सीजन को ये ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है? ब्लड। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन किसके माध्यम से? आयरन के माध्यम से। आयरन आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन उसके अंदर घुलनशील अवस्था में होता है और वो फेफड़ों में से ऑक्सीजन खींच लेता है। तो गैसों का आदान प्रदान हो गया। फिर फेफड़ा जब सिकुड़ता है तो वायु बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से वायु का आदान प्रदान हुआ फेफड़ों के माध्यम से। कोरोना के दौरान जब इसके ऊपर लेयर बन जाती है, तो लेयर बनने के कारण एल्वियोलाई आपके शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं खींच पा रही थी। तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी और आपके शरीर में ऐसी स्थिति में क्या है कि वो आयरन की कमी भी हो रही थी। तो धीरे धीरे क्या है, ये गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो दम घुटने से लोगों की मौत हो रही थी, ठीक है। लोगों को एक निश्चित, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसको एक निश्चित एज के बाद क्या निमोनिया भी हो रहा है और हाई लेवल पे निमोनिया हो रहा है। तो निमोनिया होने से फेफड़ों के अंदर क्या जम गया? वल्गम, वही म्यूकस जम गया है। तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर म्यूकस के जमाव होने से ये काम नहीं कर पा रहा। इसके काम न कर पाने से व्यक्ति की सांस फूल रही है और सांस फूल, इसीलिए अपन ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहा। तो अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे वो सांस लेता रहे, मरे नहीं। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि हो रही है और फेफड़ों में निमोनिया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की दम घुटने से मौत होती जा रही है। तो ये हो रहा था कोरोना, ठीक है। तो एल्वियोलाई या फेफड़ा का काम क्या है? फेफड़े के काम हुए सबसे पहले वायु ग्रहण करना और दूसरा वायु छोड़ना, यानी कि सांस लेना और छोड़ना, ये फेफड़े का काम है। लेने और छोड़ने के साथ साथ ही ये क्या काम करता है? वायु का आदान प्रदान। वायु का आदान प्रदान हो गया और ये फेफड़ा इतना ही काम करता है। इस फेफड़े के चारों ओर एक परत पाई जाती है। इस परत का नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये एक लेयर होती है, इस दोनों फेफड़े के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो बना सकते हो। फेफड़ों के दोनों ओर एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं भैया उनके फेफड़ों में तो पानी भर गया, बोलते ना। तो फेफड़ों में पानी भरने का जो रोग है वो यही रोग है। फेफड़ों के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। इस लेयर का नाम क्या है? प्लूरल
झिल्ली, और इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसका नाम भी प्लूरल द्रव है। और इस द्रव के अंदर जल की लगभग 60 से 70% मात्रा जल की होती है। जब इस जल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं फेफड़ा के अंदर पानी भर गया। ये क्या काम करता है, जैसे कि अपना डायफ्राम फैला सिकुड़ा, फेफड़ा भी फैला सिकुड़ा। तो जब फेफड़ा फैलता और सिकुड़ता है तो उस फेफड़े के फैलने और सिकुड़ने में या जोर से कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो फेफड़ों में धमक आती ना, या कोई जोर से चिल्ला दिया, जोर से धक्का मार दे, जा मेरे जीवन से बाहर निकल जा, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जोर से धक्का मार दे, तो उसके बाद सीने में दर्द होता है। छोड़ के गई ना तो सीने में दर्द है मेरे सीने में, अब कुछ नहीं बचा जीने में, ऐसा होता ना। तो सीने में दर्द केवल वो छोड़ के जाए तब नहीं होता, सीने में दर्द इसलिए भी होता है अगर प्लूरल झिल्ली के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है तो सांस लेते छोड़ते समय सीने में दर्द होता है। और सीने में दर्द और भी कई कारण से हो सकता है, केवल वही एक कारण नहीं, दर्द छुपा है सीने में, अब क्या रखा जीने में, सुना ना आपने। तो ऐसी स्थिति में अगर उस कारण से दर्द है तो उस दर्द को नकारात्मक रूप में मत लिया करो, सकारात्मक रूप में लिया करो। वैसे उससे बोर हो रहा था यार, अच्छा ही रहा, गई या गया गया गया, कोई और आएगा, बस ट्रेन और किसी के लिए रुकते नहीं, लहर किसी के लिए नहीं रुकती, समुद्र की लहर है कभी किसी के लिए नहीं रुकती, तुमने नहीं देख पाई तुम्हारा घाटा, उसमें उसका कुछ नहीं जाता, वो फिर आएगी तब देख लेना। नहीं तो ऐसा है कि टेंशन फ्री जीवन जिया करो, जो अपने साथ नहीं वो अपने लायक नहीं, भाड़ में जाओ। समझे, कुछ याद आ गया क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, कटा हुआ सेब देखा, एप्पल कटा हुआ सेब बहुत बेकार कंपनी है, क्योंकि अपनी जेब में पैसा नहीं है, पैसा होगा तो सबसे अच्छी कंपनी वही है। ऐसा एटीट्यूड रखा करो, वो अपने साथ नहीं क्योंकि वो अपने लायक नहीं, बात खत्म। तो फेफड़ा समझ में आया? ऐसी जब किडनी आएंगे ना तो किडनी, अच्छा फेफड़ा वायु को सोखने का काम करता है, स्पंज जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब कुछ लोग सिगरेट भी पीते, मेरा फोटो क्यों खींच रही है? कल की डायग्राम मुंह पे बोल दिया उसने, आपका फोटो नहीं खींच रहे, डायग्राम का खींच रहे, हटिया ले भैया खींच ले, खींच लिया, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो फेफड़े के अंदर वायु को सोखने की जो क्षमता है उसमें उसको वृद्धि करना पड़ती है। तो एल्वियोलाई क्या होगी, उस वायु को सोखेगी, तो उसका काम बढ़ेगा। फिर जब आप वायु को बाहर निकालेंगे तो जैसे अपन सांस ले रहे हैं छोड़ने, किसी को धुआं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो वायु तो है ही, वायु मतलब धुआं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, लेकिन स्मोकिंग करते हुए वो धुआं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, डेंस होता है। तो सोचो फेफड़े का काम कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में फेफड़े की कोशिकाएं क्या होती हैं, ज्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में काम करती हैं तो जल्दी खराब भी होंगी। कहते ना आदमी कि ऊपर वाले ने सांसें गिन के दी और तुम डबल कर रहे हो तो सांसें खत्म होंगी, जल्दी खत्म होगी, जल्दी निकल जाओगे। तो स्मोकिंग से ये फेफड़ा खराब होता है, क्योंकि फेफड़ा कैसा है, फुफ्फुस संरचना होती है, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं स्पंज। स्पंज के समान संरचना होती है जो वायु को सोखने का काम करता है। तो वायु को सोखेगा तो ज्यादा मात्रा में सोखेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो वस्तु आपके शरीर को खराब करे उससे तो दूर ही रहना ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी हो। वस्तु की परिभाषा क्या है, जो स्थान घेरती है, जैसे अपना अपना द्रव्यमान होता है, जो परिवर्तन का गुण रखती है, वो वस्तु कहलाती है। वस्तु मेल फीमेल भी होती है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फेफड़ा। इसी फेफड़े के माध्यम से अभी केवल और केवल एक काम कंप्लीट हुआ है, और वो काम कौन सा कंप्लीट हुआ है, बाह्य श्वसन।
आंतरिक शोषण अभी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल बाह्य शोषण कंप्लीट हुआ। इस बाह्य शोषण के अंतर्गत आपने क्या की, फेफड़े के माध्यम से और अन्य अंगों के माध्यम से सांस को ग्रहण किया और सांस को छोड़ा। इसको अपने श्वासोच्छ्वास कहा, यानी कि ब्रीदिंग कहा। ये क्रिया हुई सांस लेने और छोड़ने की, और इसी के लेने और छोड़ने के बीच में ही आपने गैसों का आदान प्रदान कर दिया। आदान प्रदान कैसे कर दिया, जैसे ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, और ये जो मैंने बनाया ये ऐसा, ये रक्त वाहिनी बना देते हैं, ठीक है, और ये एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई क्या काम करेगी, आपके शरीर के अंदर जो मौजूद है, जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल, इसके अंदर CO2 मौजूद है, इसको ये खींच लेगी, इसके अंदर O2 मौजूद है, इसको ये खींच लेगी, ऐसे गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन आपने खींची है वो शरीर के अंदर इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से परिवहन होगा, और शरीर की परिवहन के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। जहां ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद ग्लूकोज तैयार कर रहा है, आओ बहन चुगली करें, तो दोनों आपस में चुगली करेंगे, ऑक्सीजन और वो ग्लूकोज आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, एनर्जी बना देंगे। जब एनर्जी बन जाएगी तो एनर्जी के बनने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक चीज और बन रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड में ही डाल दिया जाएगा, और हीमोग्लोबिन बाहर खड़ा है। हीमोग्लोबिन कौन है, आपके शरीर का ओला ड्राइवर। जैसे जैसे ये क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ऊर्जा तो बना ही रही है। जल अपने शरीर का मुख्य घटक है। शरीर का लगभग 66% हिस्सा, या अप्रोक्स अपन देखें 65% हमारे शरीर का भार या शरीर का हिस्सा पानी का ही बना होता है। तो पानी तो यूजफुल है, कर लिया यूज। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो यूजफुल है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस शरीर से, कोशिका से बाहर निकाल दिया कि जाओ निकलो, लात मत हट। अब कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड खड़ी खड़ी रो रही है, बोल गई अब मेरा कोई कोशिका में काम नहीं है, कोशिका ने मुझे बाहर भगा दिया, अब मैं कहां जाऊंगी। तो उसके बाद ओला ड्राइवर भारी खड़ा है, क्या दीदी क्या हो गया, कोशिका ने हमको घर से बेदखल कर दिया। तो कहां जाओगी, कहीं भी जाएंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वापस वहां तो नहीं जाएंगे, तो कहां जाओगी, एक काम कर हमको बस स्टैंड छोड़ दे, हम वहां से देखते हैं कहां जाना है। तो बोले ठीक है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ गया। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की गाड़ी में बैठा और हीमोग्लोबिन ने उसको बस स्टैंड ड्रॉप कर दिया, यानी फेफड़ों में छोड़ दिया। जैसे फेफड़ों में छोड़ा वैसे ही फेफड़ों के अंदर उपस्थित ये एल्वियोलाई तक ही बैठी है, मुरैना 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 चिल्ला रही हो। तो उसने चिल्लाया मुरैना 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 मुरैना, और ये मुरैना वाली बस में बैठ गई। और उसके बाद इस एल्वियोलाई ने कहां फेंका इसको, फेफड़ों में, फेफड़ों से ये शरीर के बाहर पहुंच गई। अब पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, पूरे में, खुले आसमान के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है। अब बोल रही कि इसने मेरे को बाहर निकाला, अब मैं कहां जाऊं। तो पेड़ पौधे ना, पेड़ पौधे बोलते हैं कि आओ बहन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो मुरैना से पहुंची वो दूसरे स्थान पे, पेड़ पौधों के अंदर जो पत्ती है ना वहां पे। अब यहाँ पे सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड करेगी प्रकाश संश्लेषण, इसको इसका स्थान मिल गया, यहाँ पे इसका सम्मान हो रहा है। तो दीदी यहाँ तुम वहां क्या मानव शरीर की कोशिका में क्या कर रही, अरे क्या बताए, वो तो हमको लावारिस समझ के फेंक दी, वो तो तुमने अच्छा संरक्षण दिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या बनेगा, भोजन बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाद ऑक्सीजन के साथ वही व्यवहार होगा। अब ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी देख ऑक्सीजन का उपयोग करके इसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, तो अब मैं अगर रहूंगी यहां तो ये नहीं रहेगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद अब क्या होता है, ये बोलती कि इसको बाहर निकालो, ऑक्सीजन को बाहर निकालो। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को पेड़ पौधे बाहर निकाल देते, भागो यहां से। अब ऑक्सीजन घूम रही है, तो ऑक्सीजन भी अब अपने आप को लाभार्थी समझ रही है। तो हमने सांस ली, तो हमने जब सांस ली तो हमारे शरीर में इस ऑक्सीजन का ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन खींच लेता है। तो दोनों को अपना अपना स्थान मिल जाता है। यहाँ हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई स्थान नहीं, तो हमने बाहर भेज दिया, भाग यहां से।
और उधर ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर, उसने बाहर फेंका तो हमने खींच लिया, तो गैसों का आदान संतुलित हो गया। अब हम पेड़ काट रहे हैं तो तकलीफ होगी, है नहीं? तकलीफ ये होगी कि वो ऑक्सीजन दे रहा है कम देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है कम लेगा, तो वायुमंडल में तापमान बढ़ जाएगा, तो ये गलत स्थिति होगी। तो अब ये गैसों का आदान प्रदान हो गया। अब ये गैसों का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। जब बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करेगा और यहां से ऑक्सीजन का भी परिवहन करेगा, और परिवहन के बाद ये पहुंच जाएगा आपके शरीर की कोशिकाओं में और होगा कोशिकीय शोषण। अब जिसकी अपने को आवश्यकता थी ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, दोनों अपने को मिल गए। ग्लूकोज कहां से मिला अपने को? भोजन के बाद भोजन किया, पाचन किया और ग्लूकोज बना और ब्लड में डाला, ब्लड ने सभी ग्लूकोज के अणुओं को कोशिका तक पहुंचा दिया कि जाओ ऐश करो, ठीक है। और ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो ऑक्सीजन को भी पहुंचा दिया, वहां से ऑटो में भर लाया फेफड़ों से, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको ऑटो में भरा और सीधा फेफड़ों में छोड़ दिया। वो बेचारी कार्बन डाइऑक्साइड निराश हो रही थी, अब मेरा जीवन में कोई नहीं, उसने मुझे बेदखल कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं बस ट्रेन और आते जाते रहते, उसको तुम्हारा महत्व नहीं था इसलिए उसने तुम्हें भगा दिया। तो अच्छा ही रहना कि तुम भगाए। सोचो अगर तुम भग नहीं आए होते और उसी के पीछे लगे नहीं मुझे अपना लो, मैं कहां जाऊं जीवन गैर तेरी। तो तुमको सोचना चाहिए कि उसने मुझे छोड़ा, इसमें मेरा कुछ अच्छा होने वाला था, वैसे ही लीचड़ आदमी था। सोच के निकल आओ। फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को उसको अपना स्थान मिल गया ना, प्रकाश संश्लेषण, वो खुश है, तुम भी कहीं ना कहीं खुश रहोगे। प्रकृति बैलेंस कर लेती है, ठीक है। तुम्हारे लायक वो नहीं था या नहीं थी। अब जब ये कोशिकीय शोषण होगा, पुरानी यादों में खो गए हैं? पीछे का अपना एक केस होगा पहले का, हाँ ठीक है। तो जब कोशिका के अंदर जो शोषण की क्रिया होगी, वो शोषण की क्रिया फिर वो भी 3 चरण में ही होगी। सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका ग्लूकोज स्टार्ट होगा। ऑक्सीजन को बोलेंगे दीदी तुम रुको, अभी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अभी, तो बोलेंगे कि हम क्या करें कि तुम अभी बाहर रुको, अभी ग्लूकोज को बुलाते हैं। एक एक करके इंटरव्यू चल रहा है ना, तो पहले ग्लूकोज गया इंटरव्यू देने, फिर ग्लूकोज की क्रिया अपने आप विघटित होगी, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, तो फिर ये ऑक्सीशोषण कैसे? ऑक्सीशोषण में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए ना, लेकिन ये ऑक्सीशोषण है और उसके बाद भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहा। तो मानव के शरीर में ऑक्सीशोषण होता है, पहले ये बात निश्चित है। और दूसरा, ऑक्सीशोषण के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस चरण है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये बात भी सत्य है, दोनों याद रखना है, ठीक है। और इसमें इस ग्लूकोज के विघटन के पश्चात जो चीज होती है वो बनती है 2 पाइरुविक अम्ल। क्या बनते हैं? पाइरुविक अम्ल। और साथ ही साथ बनते हैं आपके 4 एटीपी के अणु। ये जो पूरी क्रिया है वो होती है आपके ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये पूरी जो क्रिया हो रही है वो हो रही है साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका के द्रव्य में। कोशिका द्रव्य ये वहां होती है, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो द्रव भरा है ये है साइटोप्लाज्म। ये पूरी क्रिया जो है वो यहाँ होती है। इस क्रिया के अंतर्गत 2 पाइरुविक अम्ल बन जाते हैं ग्लूकोज से और 4 एटीपी बनते हैं। इस 4 एटीपी में से 2 एटीपी यूज हो जाते हैं इस पूरी क्रिया में, 2 एटीपी यूज्ड और 2 एटीपी शेष। तो 2 एटीपी शेष बचते हैं, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे पाइरुविक अम्ल बना, ये पाइरुविक अम्ल अब आगे क्रिया को स्टार्ट करेगा और ये पाइरुविक अम्ल उठकर पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में। अब तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखो। ये दोनों पाइरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य यहां थे ना, यहां से उठ के कहां पहुंच गए? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स चक्र। जैसे ही क्रेब्स चक्र स्टार्ट होगा, क्रेब्स चक्र बुलाएगा ऑक्सीजन को, आओ दीदी आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? पाइरुविक अम्ल
अम्ल और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं। चूंकि दो पाइरुविक अम्ल हैं तो ये क्रिया दो अलग अलग जगह चलेगी, ठीक है। और एक पाइरुविक अम्ल से 18 एटीपी बनेगी, दो हैं तो 18 दूनी 36 एटीपी बनेगी। तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता यहां होती है और इसी को ऑक्सीशोषण के अंतर्गत रखा जाता है। फिर ये क्रिया सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में और सबसे ज्यादा एनर्जी बने, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। प्रश्न अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाए कोशिका का पावर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं। चूंकि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय शोषण के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और फिर ये क्रिया बता देना पाइरुविक अम्ल के बाद से, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर जो निर्माण हुआ है किस चीज का, एटीपी का, तो 18 एटीपी ये, 18 एटीपी ये, 36 एटीपी और शेष 2 एटीपी ये बचे थे, तो कुल मिलाकर हो गए आपके 38 एटीपी। 38 एटीपी हो गए। तो एक ग्लूकोज ही तो था, इस एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण तो हुआ, टोटल 38 एटीपी बनी। या एनर्जी की कुल मात्रा के तौर पर देखेंगे तो एनर्जी आपकी कितनी बन रही है, या इसकी जगह 38 लिखेंगे तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत कि पूरा समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, आ ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे केवल ऊर्जा का निर्माण हुआ है। तीसरा जो चरण है वो है इलेक्ट्रॉन परिवहन। इलेक्ट्रॉन परिवहन के माध्यम से यही एटीपी आपके शरीर के सभी हिस्सों में घूमती फिरेगी और उसके बाद घूमने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। आपके शरीर को बैठे हो, खांस रहे हो, ऊर्जा लगती है, चिल्ला रहे हो, ऊर्जा लगती है, देख रहे हो, ऊर्जा लग रही, कुछ भी नहीं कर रहे, आराम कर रहे, ऊर्जा लग रही है। आराम करने में भी ऊर्जा खर्च हो रही है। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, सबके लिए आपको खर्च करना पड़ता है। सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है, तब जाके आप सांस लेते हैं, ग्लूकोज से क्रिया होती है, फिर एनर्जी बनती है, फिर लाइक बनते हैं, फिर वो आदान प्रदान होता रहता है। तो हर चीज के लिए आपको जीवन में पे करना पड़ता है। जो चीज फ्री में मिले उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, पर अपन उसका मूल्य नहीं समझते ना, मूल्य चुकाने को ही मूल्य समझते हैं। तो ये है आपका शोषण। शोषण के अंतर्गत ऑक्सी अनऑक्सी शोषण में अंतर परीक्षा में पूछा जा सकता है, नोट्स में लिखा है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब क्रिया हो गई, अंतर हो गया, प्रकार हो गया, बचे आपके रोग। तो शोषण संबंधी जो रोग हैं उन रोगों को अपन देखते हैं। शोषण के संबंध में कौन से रोग होते हैं। मानव शरीर में शोषण संबंधी जो रोग होंगे वो सबसे पहला होता है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये शोषण संबंधी रोग है जो कि एक जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये फेफड़ों से संबंधी है, शोषण संबंधी रोग है। जितने भी आपके फेफड़े संबंधी रोग हैं वो सब शोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आपका अस्थमा। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था ना, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्स रिलेटेड डिसीज। तो ये फेफड़े रिलेटेड डिसीज है, वो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो फेफड़े संबंधी रोग या शोषण संबंधी रोग दो हो गए, अस्थमा और ये। तीसरा रोग होगा आपका निमोनिया। ये भी जीवाणु से होता है, ये भी एक प्रकार के जीवाणु से होती है। डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होता है, उससे ये होता है, ठीक है। फेफड़ों में पानी भरना, ठीक। लंग्स कैंसर, स्मोकिंग करने से ये होता है। तो ये 5 रोग याद रखने अपने को।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना श्वसन कंप्लीट हुआ है, पाचन पहले कंप्लीट हो गया है। कल आपका टेस्ट है, मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना। आप भी आना, कोई बात नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही वाले टॉपिक है। कोशिका, कोशिका पढ़ा है अपन ने, बस वही टॉपिक है। जैविक कृषि क्या ही पढ़ोगे उसमें, जैविक कृषि, कोशिका, पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, बचपन से पढ़ते आए हैं वही वाले टॉपिक है। अपने किसी भी नोट्स वोट्स हो अपने पास, वहां से नोट्स वोट्स के आधार पे इतना टॉपिक पढ़ लेना। नया जो मेंस का सिलेबस है, थर्ड पेपर पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट विटामिन तक, यहां तक चीजें पढ़ लेना, कहीं से भी मिल जाए वहां से। और उसके बाद जैसा आड़ा तिरछा जैसा लिख रहे हो लिख देना, ठीक है। चले आप। पायरुविक एसिड यहाँ ये दिख रहा है क्या? कहाँ पे? ये इंग्लिश पूछ रहे हो ना? डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल। ये फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, और इसका नाम है एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक। दारू लिख दो, दारू, इथाइल एल्कोहल दारू। इतिहास में अपन ने पढ़ा होगा ना, वैदिक साहित्यों में दारू का जिक्र। सोमरस अलग होता है ना, दारू और सोमरस में अंतर है। इंद्र जो है वो सोम का पान करता है, सोम का पान करता है, ऐसा मतलब ये नहीं सोम पी रहा और पान खा रहा है। इंद्र सोम रस जो है वो पीता है। सोम क्या होता है, एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं जो पेड़ पौधों से जो तरल निकल रहा है, जैसे ताड़ी, उसको अपन सोम रस की कैटेगरी में रख सकते हैं प्राकृतिक रूप से। और जो दारू है वो एथिल एल्कोहल है, उसको वैदिक साहित्यों में सुरा कहा गया है। सुरा क्या गया है उसको? इसका सेवन ब्राह्मण, देवताजन और बुद्धिजीवी को प्रतिबंधित था। इतिहास में ऐसा वर्णित है कि सुरा का पान देवता, बुद्धिजीवी और ब्राह्मण जन नहीं करते थे, लेकिन सोम का पान चूंकि इंद्रदेव कर रहे हैं तो ब्राह्मण सोम का पान कर सकते थे, क्योंकि वो क्या है कि वो शरीर के लिए नकारात्मक नहीं था। ताड़ी एक तरीके से है ना, लेकिन फिर वो अति तो रावण की भी नहीं चली। ताड़ी पी के पड़े हुए हैं, एक लिमिटेड के बाद भी पी रहे हैं, एक लिमिट का, तो फिर वो लीवर को खराब करेगी सही, किडनी को खराब करेगी सही। लेकिन अगर इंद्र भी पी रहा तो वो चोंच वाले मग्गे से इसमें गिलास में पी रहा है और उसके बाद वो चल रहा है, हाँ पेश किया जाए। इंद्र को मजा आ रहा है और देखने, और फिर उसके बाद अपने को बोल रहे कि अगर बेटा स्वर्ग में जाओगे तो यही देखने को मिलेगा, तो पाप नहीं करो। समाज को व्यवस्थित करने की अवधारणा है। एक दृश्य दिखाया जाता है कि ये अच्छा लग रहा है, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जाना है, हाँ जाना है, जाना है। तो जब मृत्यु लोक में रहोगे तब पाप नहीं करना है, पुण्य कमाना है। पुण्य कमाओगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, पाप कमाओगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो ये जो सुरा है इसका पान करते हैं राक्षस, जो भी राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं ना। और राक्षस सबसे क्यूट लगते हैं मुझे। जब भी आपने सीरियल्स में देखा होगा राक्षस हंसी रहा होगा, हा हा हा, पता नहीं क्या मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो भी हंस रहा, आज कुछ नहीं मिला, मिल जाए तो हंस रहा है। राक्षस जैसे बनो, राक्षस बुद्धि मत रखो, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है ना, तो उसकी अच्छी चीज को स्वीकार करो। मनोज कुमार, आप 12th फेल मूवी देखी होगी, कैसी भी स्थिति रही हो बंदा हंसता रहा, तो राक्षस प्रवृत्ति का है ना। तकलीफ भी दे रहा है ऊपर वाला तब भी हंस रहा, हाँ 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 मेरे को तकलीफ हो रही, मजा आ रहा है।
तो हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। बुरे दिन आए तो यही बोलो ये दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन आए तो ज्यादा घमंड मत करो क्योंकि ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। सही है, चलो।